हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आई होप आपने इससे पहले की क्लासेस जो डायनेमिक्स यानी जो बीएससी सेकंड ईयर में आपकी बुक होती है डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान, उसकी क्लासेस जरूर देख ली होगी। अगर आपने देख ली तो आज की क्लास यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास उन स्टूडेंट्स को ही समझ में आएगी जिन्होंने इससे पहले की जो 3 हमने क्लासेस बनाई है उसको देख रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन क्लासेस को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और साथ में आप पर आपकी जो रियल एनालिसिस यानी जो आपका फर्स्ट पेपर रहता है वास्तविक विश्लेषण, उसकी भी आपकी अभी इंपोर्टेंस क्वेश्चन की क्लासेस चल रही है। तो अगर आपकी भी यूनिवर्सिटी में आपकी ये बुक है रियल एनालिसिस तो आप उस सीरीज को देख सकते हैं, उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा इस चैनल पर बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आज का जो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इसे आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। जो कि क्या है यहाँ पर हमारे एक कण किसी वक्र में अचर चाल v से चलता है यदि s इक्वल टू 0, जब साई इक्वल टू 0 और किसी बिंदु पर उसका त्वरण वी स्क्वायर सी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो, तो सिद्ध कीजिए कि वक्र एक क्या होता है, कैटेनरी होता है। मैं अभी दोबारा कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार ये रिपीट होता रहता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 टाइप से यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि कभी कभी इस टाइप से भी पूछा गया है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोनों टाइप से यहाँ पर लिखा है। एक इस टाइप से भी आपका पूछा जाता है कि एक कण एक वक्र में जिसमें एस तथा साई आपके क्या एक साथ शून्य होते हैं, अचर वेग v से चलता है यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी हो, तो वक्र का नेज समीकरण यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो दोनों टाइप्स में से आपके किसी में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंग्लिश में भी यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आप पर आपकी क्या जो अचर चाल v से यहाँ पर आपका एक वक्र चलता है। अचर चाल यानी कांस्टेंट आपकी स्पीड से यहाँ पर चलता है, यानी वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो s इक्वल टू क्या होता है आपके 0 होता है, और जहाँ हमें साई इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, उस जिससे यहाँ पर उसका त्वरण क्या आता है वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें दे रखी हो, इससे हमें क्या बताना है कि वक्र एक क्या होता है, कैटेनरी होता है। यानी और यहाँ पर यानी कैटेनरी निकालना है। और यहाँ पर नेज की समीकरण भी आपकी इस नाम से भी पूछा जा सकता है, या तो आपसे वक्र एक कैटेनरी इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है, या वक्र का नेज समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दोनों टाइप में से आपका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है, जो हमारी वेलोसिटी है वो एक क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो वेलोसिटी का यहाँ पर हमने दे दिया है कि हमारी जो वेलोसिटी इक्वल क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, जिसे हमने कॉन्स्टेंट वैल्यू को क्या माना है, वी माना है हमने यहाँ पर। आप कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने वी किसको माना है, कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पर यानी अचर वैल्यू को माना है। और आप सब जानते हैं कि वेग का हमारे यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहता है, रूट में स्पर्शीय रेखीय वेग और प्लस अभिलंबिक वेग का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी स्पर्शीय रेखीय वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंजेंटियल वेलोसिटी, और अभिलाषी के वेग को क्या कहते हैं, नॉर्मल वेलोसिटी। यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लिख लीजिएगा। ओके, इक्वल क्या आ जाता है आपके वी आ जाता है। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, और आपको मैंने पिछली क्लास में सभी फॉर्मूले अच्छी तरह से बता दिए थे, उसके कई क्वेश्चंस भी हमने आपको कराए थे, आई होप आपने याद कर लिए होंगे। तो स्पर्श रेखीय वेग का क्या फॉर्मूला रहता है, ds अपॉन dt होता है, इधर लिख देते हैं। और अभिलंबिक वेग का तो हमारा बिल्कुल सिंपल रहता है, यानी नॉर्मल वेलोसिटी का वो हमेशा क्या रहती है आपके 0 यहाँ पर होती है। ओके, तो यहाँ पर ds अपॉन dt का स्क्वायर आ जाता है प्लस 0 इक्वल टू v यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके स्क्वायर से ये रूट आपके हट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ds अपॉन dt इक्वल टू v आ जाता है, जो कि हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है उसका हम t के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, यानी डिफरेंशियल विद रेस्ट टू t कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ds अपॉन dt है वो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर d2s अपॉन dt स्क्वायर यहाँ पर आपका बन जाएगा। और v हमने यहाँ पर किसको माना था, आप यहाँ पर v की जब v का अवकलन करेंगे तो इसे dv मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा कि आपने यहाँ पर v किसको माना है, कांस्टेंट यानी अचर को माना है। तो जब आप इस v का अवकलन करेंगे यानी इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो जब भी अचर का डिफरेंशियल होता है तो वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, 0 आएगा। ओके, जो कि क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। तो ये समीकरण नंबर 1 और सेकंड आ चुकी है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें त्वरण दे रखा है यानी एक्सेलरेशन दे रखा है, जो कि क्या है वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका हम यूज करने वाले
तो आप यहाँ पे देखिएगा कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन हमें क्या दे रखा है, वी स्क्वायर सी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और तो हमारे यहाँ पे त्वरण का फॉर्मूला क्या रहता है, रूट में जिस प्रकार आपके वहाँ पर वेग का फॉर्मूला क्या आता है, रूट में स्पर्श रेखीय वेग का स्क्वायर फिर प्लस अभिलंबिक वेग का स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पर आपके त्वरण का क्या रहता है, रूट में स्पर्श रेखीय त्वरण यानी आपके टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस अभिलंबिक त्वरण यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है इक्वल, हमें यहाँ पर ये वैल्यू दे ही रखी है। उसके बाद इन फॉर्मूले रख दीजिए, स्पर्श रेखीय त्वरण का यानी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का क्या रहता है, d2s अपॉन dt स्क्वायर हम यहाँ पर लेते हैं और इसका होल स्क्वायर हो जाता है, और अभिलंबिक त्वरण का क्या होता है, तो v स्क्वायर अपॉन रो होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर नए सिस्टम में क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर d2s अपॉन dt स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से लाए, तो आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में देखेंगे कि अभी हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में d2s अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली, जो कि 0 आई आपकी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर सेकंड से, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि बाई इक्वेशन सेकंड आपके क्या आता है, यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, यानी इस प्रकार से आएगी। आप एक वैल्यू यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये प्लस का क्या आ जाएगा आपके वी स्क्वायर अपन रो, यहाँ पर आप देखिए इसके ऊपर होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो स्क्वायर है ये रूट से हट जाएगा, और यहाँ पर क्या वैल्यू बच जाएगी, वी स्क्वायर अपन रो इक्वल टू की इधर तो आपकी ये वैल्यू आती है। उसके बाद हमें यहाँ पर वैल्यू रखना होगा, तो यहाँ पर आप उससे पहले क्या करना होगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट हो जाएगा, और रो की आप अच्छी तरह से फॉर्मूला जानते हैं, रो का फॉर्मूला क्या होता है, डी एस अपॉन डी साई यहाँ पर आपके होता है। तो हम यहाँ पर रो की जगह क्या लिख देते हैं, अपॉन में डी एस अपॉन डी साई आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो डी एस अपॉन डी साई अपॉन में आए तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाती है डी साई तो ऊपर, और डी एस कहाँ जाएगा, नीचे यहाँ पर आपके आ जाता है। अब हमें यहाँ पर क्या है, साई की वैल्यू को अलग और डी एस की वैल्यू को अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके जो डी एस है वो इधर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो इधर आ जाता है, आपके देख सकते हैं। अब इसका हमें क्या कर देना है, समाकलन यानी इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एस का तो साई हो जाएगा, सी आपकी वैल्यू वैसी की वैसी क्यों, ये कॉन्स्टेंट यानी अचर है। उसके बाद में फॉर्मूला है हमारे यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है इसके इंटीग्रेशन का, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा यहाँ पर हमारे यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन सी हो जाता है, और फिर ये होता है टेन इनवर्स एस अपॉन सी यहाँ पर आपके आ जाता है। यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स, और ये क्या आता है एक्स अपॉन ए, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे ए की भी जगह क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और यहाँ पर एक्स की जगह एस, और यहाँ पर ए की जगह सी यहाँ पर आ जाता है। तो वही फॉर्मूला हमारे यहाँ पर लगा है, आप साइड में इस फॉर्मूले को लिख भी सकते हैं जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो इन फॉर्मूलों का ज्ञान आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं उनका आपका इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ होने वाला है। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपके सी से यहाँ पर ये सी कट हो जाएगा, क्या बच जाता है, साई इक्वल टू टेन इनवर्स एस अपॉन सी प्लस के यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि हमें एस की वैल्यू 0 रखनी है और साई की वैल्यू 0 रखनी है, तो यहाँ पर साई की जगह 0 और यहाँ पर भी एस की जगह 0 आएगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका 0, तो टेन इनवर्स 0 यहाँ पर आ चुका है, प्लस के आ जाता है। उसके बाद में टेन इनवर्स 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, तो हमारे यहाँ पर के क्या निकल के आता है, 0 आ जाता है। अब जो के आपका 0 आया इसे आपको ऊपर इक्वेशन में यहाँ पर रखना होगा, चाहे तो आप इस इक्वेशन को क्या था, यहाँ पर 3 इक्वेशन दे सकते हैं, 2 है या 3 है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको इस इक्वेशन का नाम यहाँ पर दे देना है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, अगर ये सेकंड हो तो आप देख लीजिएगा ऊपर। तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको लिखना होगा कि समीकरण नंबर 3 से, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा समीकरण नंबर 3 से इस के की वैल्यू जो 0 आई है उसको आपको समीकरण नंबर के में यानी इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर आपको रखना है। जैसे इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो क्या होगा, साई इक्वल टू टेन इनवर्स एस अपॉन सी प्लस 0 यहाँ पर आपके हो जाता है, और यहाँ पर क्या आएगा, साई इक्वल टू टेन इनवर्स एस अपॉन सी आ जाता है। और जैसे ही यहाँ पर ये 10 इधर जाएगा साई के इक्वल में, तो यहाँ पर जो 10 इनवर्स है यहाँ पर नॉर्मल 10 साई में यहाँ पर आपके चेंज हो जाता है, तो क्या आता है आपके एस अपॉन सी इक्वल 10 साई यहाँ पर आ जाता है। अब जो सी है इससे यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल यानी वज गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके एस इक्वल टू सी टेन साई यहाँ पर आ जाता है, जो कि हमारी किसकी समीकरण होती है, इससे हम यहाँ पर कैटेनरी यानी कैटेनरी की इक्वेशन भी कह सकते हो, नेच की समीकरण भी यानी नेच की इक्वेशन भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो दोनों टाइप में से आपका क्वेश्चन आता है, तो इसका क्या इक्वेशन बनती है, एस इक्वल टू सी टेन साई यहाँ पर आपकी होती है, जो कि हमारा निकल के आ चुका है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसके बारे आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल आपके इसके आने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस बनते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को कराने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए।
अब यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि क्या है, एक कण एक वक्र में इस प्रकार गमन करता है कि इसका स्पर्शरेखीय त्वरण सदैव क्या रहता है, अचर रहता है, तथा स्पर्शरेखीय वेग का परिमाण अभिलंबिक त्वरण की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि वक्र के जो नेच का रूप है वो क्या, हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि एस इक्वल टू में ए साई स्क्वायर प्लस बी साई प्लस सी यहाँ पर आपके होता है। ओके, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर जो आपका स्पर्शरेखीय त्वरण है वो कैसा रहता है, अचर रहता है। स्पर्शरेखीय त्वरण यानी टेंजेंटियल जो आपकी एसिलेशन है वो क्या रहती है, कांस्टेंट यानी अचर रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा स्पर्शरेखीय त्वरण जो टेंजेंटियल एसिलेशन है उससे मान लेते हैं वो अचर है, अचर को हमने C1 यहाँ पर माना है। स्पर्शरेखीय त्वरण का क्या फॉर्मूला रहता है, dv अपॉन dt इक्वल C1 आ चुका है। फिर यहाँ पर आपके क्या होगा, dt इधर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो ये आ जाएगा dv इक्वल टू C1 dt आ जाता है। अब इसका हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने पे dv का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, C1 dt का क्या हो जाएगा, C1t, और एक नया कांस्टेंट हमारे यहाँ पे C2 आ जाता है। हमने यहाँ पर नए कांस्टेंट को क्या माना है, C2 माना है। अब यहाँ पर v की जगह क्या आ जाता है आपके ds अपॉन dt। आपको याद रखना है v इक्वल क्या होता है आपके ds अपॉन dt होता है, और साई इक्वल क्या होता है आपके ds अपॉन d साई होता है। मैं आपको बार बार रिवीजन कराता रहूँगा जिससे आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर v का क्या हो जाता है आपके ds अपॉन dt हो जाता है, इक्वल में C1t प्लस C2 यहाँ पर आपके आ जाता है, और जो dt है ये यहाँ पर दोनों तरफ क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा आपके, जैसे वज गुणा हो जाएगा। तो ये आपकी क्या इक्वेशन आ जाएगी, ds इक्वल टू C1t dt प्लस C2 dt यहाँ पर आपके आ जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर आ जाती है। ओके, उसके बाद आपका समीकरण, इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, C1 यहाँ पर आप देखिएगा कि C1t का क्या हो जाएगा, C1t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, जो कि हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन करा है यानी समाकलन करा है। और C2 dt का क्या हो जाएगा, C2t यहाँ पर हो जाएगा, और एक अब जब समाकलन कर रहे हैं यानी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक नया कॉन्स्टेंट तो आना पक्का है। तो यहाँ पर आप नया कॉन्स्टेंट क्या आएगा, हमारे यहाँ पर C3 आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक तो हमने यहाँ पर ये निकाल लिया है, जिसका हम बाद में यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो आगे क्वेश्चन में स्पर्शरेखीय तो वेग का परिमाण और जो अभिलंबिक त्वरण का वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, यानी टेंजेंटियल वेलोसिटी और जो आपके नॉर्मल एसिलेशन है उसका जो अनुपात है वो क्या है यहाँ पर आपके समानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे, आप देखिएगा कि जो हमारे स्पर्शरेखीय तो वेग है और अभिलंबिक त्वरण है, यहाँ पर आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, स्पर्शरेखीय वेग को टेंजेंटियल आपकी ये वेलोसिटी है और अभिलंबिक त्वरण क्या होता है, नॉर्मल आपका एसिलेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका जो अनुपात है वो आपके समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपके इससे हमने समानुपाती के जो इससे हटाया उससे इक्वल रखा, तो वो क्या बन गया आपका कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। और स्पर्शरेखीय वेग क्या होता है आपके v हमने यहाँ पर रख दिया, अभिलंबिक त्वरण क्या होता है v स्क्वायर अपॉन रो होता है, इक्वल आपके k यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जो v स्क्वायर अपॉन में रो है तो ये रो ऊपर जाएगा, क्योंकि अपॉन के भी अपॉन में दे रखा है तो ये रो ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, v अपॉन में v स्क्वायर रो यहाँ पर आपके आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि v से यहाँ पर ये v स्क्वायर कट हो जाएगा और अपॉन में क्या v आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, रो अपॉन में v इक्वल k यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। चाहे तो आप एक स्टेप इसके बाद यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। अब रो की जगह क्या फॉर्मूला होता है आपके ds अपॉन डी साई होता है, जो कि हमारे यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद v का क्या फॉर्मूला रहता है, ds अपॉन dt रहता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले रिवाइज करवाया था। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर ये v की जगह आ जाएगा, और यहाँ पर आपकी ये सॉरी यहाँ पर ये रो की जगह फॉर्मूला आ जाएगा, और यहाँ पर ये v की जगह फॉर्मूला आ जाता है, जो कि इक्वल k के यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो ये dt है ये आपके अपॉन में चल जाएगा, और यहाँ पर आपके जो ds है वो क्या हो जाएगा आपके, ये नीचे आ जाता है। तो ये क्या आ जाता है, dt अपॉन ds हो जाएगा, और जो यहाँ पर ऊपर वैल्यू आपकी ds अपॉन डी साई वो इस k के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो ये जो ds अपॉन डी साई था वो यहाँ पर k के कहाँ आ चुका है, नीचे आ चुका है। उसके बाद हमें क्या है, यहाँ पर जो ds अपॉन डी साई यहाँ पर नीचे आया, इसको यहाँ पर ये वैल्यू ऊपर जाएगी आपके, तो ये क्या बन जाएगा, डी साई अपॉन डी एस यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ds से ds कट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, dt अपॉन dt इक्वल टू k डी साई यहाँ पर आ चुका है। अब इसका हमें क्या कर देना है, समाकलन कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो dt का समाकलन क्या होगा, t हो जाएगा, k डी साई का क्या हो जाएगा, k साई हो जाएगा, और एक हमारे यहाँ पर नया कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी यानी अचर आएगा, जिसे हमने k1 यहाँ पर रख दिया है, जो कि हमारी क्या हो चुकी है, समीकरण नंबर सेकेंड। अब आप समीकरण नंबर 1 देखेंगे, अभी जो हमने यहाँ पर निकाली थी और जो अभी समीकरण नंबर सेकंड निकाली, इनको हम दोनों को क्या ले लेते हैं, एक साथ यहाँ पर इस इक्वेशन को ले लेते हैं। यहाँ पर जो t की वैल्यू आई है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड में, इसको हम कहाँ रख देंगे, हमारी यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। आप देखेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर भी हमारे t आ रहा है, उसकी जगह हमारे यहाँ पर जो समीकरण नंबर सेकंड में t की वैल्यू दे रखी है उसे हम यहाँ पर
रख देंगे। तो जैसे इसे रखेंगे यहाँ पर आप देखिएगा समीकरण नंबर 1 है सेकंड से, तो S इक्वल टू C1 अपॉन में C2 C1/2 के साई प्लस K1 का होल स्क्वायर प्लस C2 के साई प्लस K1 प्लस C3 यहाँ पर आपके आ चुका है। हमने यहाँ पर सिंपल बस इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर रखा है। अब इससे आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे के साई प्लस K1 का होल स्क्वायर दे रखा है। जैसे आप होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये आ चुका है। हमारे होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, A² प्लस 2AB प्लस B²। बस सिंपल उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। के साई का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 2K1 साई और यहाँ पर K1 का होल स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी ये जो C2 दे रखा है इनको हम दोनों तरफ यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाती है प्लस C3 यहाँ पर आपके आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो साई स्क्वायर की वैल्यू है उनको अलग रख देंगे, साई की वैल्यू को अलग रख देंगे, जो बाकी का कांस्टेंट वैल्यू बचेगी उनके हम यहाँ पर अलग रख देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर के स्क्वायर और साई स्क्वायर केवल यहाँ पर यही यहाँ पर साई स्क्वायर में दे रखा है, तो इससे हम यहाँ पर C1/2 से यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं, तो जिससे हमारी ये वैल्यू आ जाती है। और जहाँ पर भी आपकी साई की वैल्यू दे रखी थी उन्हें हम अलग ब्रैकेट में कर देंगे। जैसे यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर भी साई की वैल्यू है, तो यहाँ पर जैसे ये C1/2 इससे मल्टीपल होएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा और ये वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर C2 के यहाँ पर आपके आ जाता है, और हमने यहाँ पर साई को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और बाकी की जो वैल्यू बचती है वो आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि साई के साथ में आपकी जो भी वैल्यू दी होती है इसे हम नया कॉन्स्टेंट वैल्यू दे देते हैं, जिसे हमने ए दे देते हैं। और यहाँ पर जो साई के पास में यहाँ पर जितनी भी वैल्यू की सारी क्या है, कॉन्स्टेंट है। C1 भी आपका कॉन्स्टेंट यानी अक्षर है, K1 भी कॉन्स्टेंट है, K भी कॉन्स्टेंट है और C2 भी कॉन्स्टेंट है। तो हम पूरी की जगह एक नया कॉन्स्टेंट क्या मान लेते हैं, B हम यहाँ पर मान लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो इस ब्रैकेट के में भी जो पूरी वैल्यू ये भी हम पूरी कांस्टेंट यानी अक्षर वैल्यू, तो इससे हम यहाँ पर नया कांस्टेंट यानी C हम यहाँ पर मान लेते हैं। और यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन निकल के आ चुकी है। और ये इक्वेशन तो आपको प्रूफ करनी थी, जो कि हमारी क्या हो चुकी है, इतनी सिद्धम हो चुकी है। आप क्वेश्चन में जाके देखेंगे अभी, तो यही वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी थी, जो कि हमने बिल्कुल आसानी से निकाल चुके हैं। और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके आपको एक अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी जरूर कर लेनी है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी बाकी मेरे को पता है, तो अभी से इस सेशन को लाइक कर लीजिए। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, एक कण एक केटेनरी S इक्वल टू C tan साई में यहाँ पर चलता है, और किसी भी बिंदु पर इसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श एवं अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है। यदि शीर्ष पर जहाँ साई इक्वल टू 0 वेग u हो, तो किसी अन्य बिंदु पर हमें यहाँ पर ये 2 पॉइंट सिद्ध करने हैं। पहले हमें निकालना है कि हमारी जो वेलोसिटी ये होती है और जो एक्सेलरेशन यानी जो त्वरण है वो हमारी ये होता है। हमें यहाँ पर दोनों प्रूफ करना है। यहाँ पर हमारा वेग ये आना चाहिए और त्वरण हमारा यहाँ पर ये आना चाहिए। तो हमें ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है। इंग्लिश में भी आप ये पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी S की वैल्यू दे रखी है C tan साई, इसका हम सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आप देखिएगा सॉल्यूशन में हमने यहाँ पर रख दिया S इक्वल टू C tan साई। इसका हमें क्या करना है, साई के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर देते हैं, यानी डिफरेंशियल विद रेस्ट टू साई कर देते हैं। तो S का यहाँ पर साई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ds/d साई आ जाएगा। आपकी यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर C वैल्यू तो वैसी की ये कांस्टेंट है, और tan साई का क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर साई अवकलन हो जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ds/d साई क्या होता है, रो हो यहाँ पर हमारा होता है, इक्वल क्या आ जाता है आपके, ये C सेक स्क्वायर साई यहाँ पर आ जाता है, जो कि हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि आगे हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्योंकि जो भी नेक्स्ट स्टेप होती है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी बिंदु पर इसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श एवं अभिलंब के साथ क्या बनाती है, समान कोण यहाँ पर बनाती है। तो अब हमें इसका यूज़ करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि स्पर्श के जो त्वरण है और अभिलंबिक त्वरण है वो एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर इक्वल है। हमें वहाँ पर समान दे रखा है, तो हम यहाँ पर इन दोनों को इक्वल रख देते हैं कि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हम यहाँ पर जब भी आपके अभिलंबिक त्वरण है v²/ρ हम यहाँ पर लेंगे, तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ पर स्पर्श के त्वरण क्या होता है, v/dv/ds होता है। इसके 2-3 फॉर्मूले और भी होते हैं, मैंने आपको बताया था। आपको किस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करना है वो भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर जब भी v²/ρ आए तो ज़्यादातर कंडीशन में यहाँ पर आपको स्पर्श के त्वरण क्या होता है, v/dv/ds हमें यहाँ पर लेना होता है, जो कि हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाती है। यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर सेकंड का आगे आपकी यूज़ आने वाला है, इसलिए हमने इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दी है।
उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पे अब हमें रो की वैल्यू रखनी है। रो की वैल्यू क्या होती है अच्छी तरह से अब आपको याद हो गया होगा कि डी एस अपॉन डी साई होती है। तो हम यहाँ पर रो की जगह क्या रख देते हैं, डी एस अपॉन डी साई यहाँ पर आपकी अपोन में आएगा। जैसे ये वैल्यू ऊपर चल जाती है तो यहाँ पर डी साई अपॉन डी एस ये बन जाता है। दोबारा बता देता हूँ, ये रो का फॉर्मूला रहता है डी एस अपॉन डी साई, ये आपके अपोन में आएगा। जैसे ये वैल्यू ऊपर चल जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, डी साई अपॉन डी एस यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद में यहाँ पर डी एस से डी एस कट हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाती है, डी वी अपॉन डी वी इक्वल टू वी टी साई यहाँ पर आपके आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें एक तरफ v की वैल्यू अलग रख देनी है, साई की वैल्यू अलग रख देनी है। तो यहाँ पर ये भी इस dv के साथ आ जाएगा, तो ये क्या बना देगा, 1/v dv इक्वल आपकी क्या आ जाता है, डी साई आ जाता है। अब इसका हमें क्या कर देना है, समाकलन यानी इसका इंटीग्रेशन कर देना है, जो कि बिल्कुल आसान होने वाला है। 1/v का समाकलन यानी इंटीग्रेशन क्या होता है, log v होता है। डी साई का क्या हो जाता है, साई हो जाता है। अब हमें यहाँ पर जब भी समाकलन यानी इंटीग्रेशन होता है तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू भी रखनी होती है, जो कि क्या होती है, यहाँ पर हमारी सी हम यहाँ पर रख देते हैं, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 अब निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर साई की वैल्यू 0 दे रखी थी और वेग हमारे यहाँ पर क्या दे रखा था, 0 यहाँ पर यू हमें दे रखा था। तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी को क्या मानना है, यू मानना है, और साई की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 रखनी है। तो साई की वैल्यू 0 और जो हमारी यहाँ पर वेलोसिटी वी उसको हमें यहाँ पर यू रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो यहाँ पर log v की जगह क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा। साई की जगह यहाँ पर 0 रख देना, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और c की जगह c यहाँ पर आपके रहता है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू c यहाँ पर आपके आ जाता है। अब जो ये log u इक्वल टू c आया, इसको आपको कहाँ रखना होगा, इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर आपको रख देना है। यहाँ पर जो ये c की वैल्यू दे रखी है उसकी जगह आपको क्या रख देंगे, आप log u यहाँ पर रख देंगे। तो समीकरण नंबर 3 से log v इक्वल टू यहाँ पर साई प्लस log यहाँ पर आपके आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो log u की वैल्यू दे रखी है इसको हम इक्वल टू के इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, log v माइनस log u इक्वल यहाँ पर आपके साई आ चुका है। और मैंने आपको इससे पहले की क्लास में बताया था कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि log a माइनस log b का आपका क्या फॉर्मूला रहता है, तो वो होता है आपके log a अपॉन b रहता है। क्या रहता है, log a अपॉन b बना देता है वो आपके। तो इस प्रकार से यहाँ पर log v माइनस log u है, तो ये क्या बन जाएगा, log v अपॉन u यहाँ पर आपके आ जाता है, इक्वल क्या रहता है, साई यहाँ पर आपके रहता है। उसके बाद जैसे ये log इधर जाएगा तो ये यहाँ पर आपकी e की पावर में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाता है, e की पावर साई आ जाता है। उसके बाद में ये u है वो इससे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वर्ज गुणा हो जाएगा। तो ये क्या इक्वेशन बन जाती है, v इक्वल टू यू ई की पावर साई आ जाता है, जो कि हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है। और यहाँ पर हमने वेलोसिटी यानी जो वेग है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया, यानी ये हमारे यहाँ पर एक जो भाग था यानी ए वाला पार्ट है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप देखेंगे यही तो हमें निकालना था क्वेश्चन में। हम दोबारा देखते हैं, तो यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी है यानी जो वेग है वो हमें यहाँ पर u इक्वल टू ई की पावर साई हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, यानी सिद्ध करना था, जो कि हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। अभी केवल ये आपका ए वाला क्वेश्चन प्रूफ हुआ है। अब हमारे यहाँ पर जो सेकंड बी वाला है उसे भी हमें यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बी वाले में क्या निकालना है, तो इसका एसिलेशन यानी त्वरण आपको ये निकाल के बताना है, यानी इससे प्रूफ करना है। तो एसिलेशन यानी त्वरण का आप अच्छी तरह से फॉर्मूला जानते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रूट में स्पर्शरेखीय त्वरण का होल स्क्वायर प्लस अभिलंबिक त्वरण का होल स्क्वायर। स्पर्शरेखीय त्वरण का क्या मतलब है, तो यहाँ पर टेंजेंटियल एसिलेशन और अभिलंबिक त्वरण यानी नॉर्मल एसिलेशन। तो स्पर्शरेखीय त्वरण का क्या फॉर्मूला रहता है कि अभी भी बताया था मैंने आपको, v डी वी अपॉन डी एस हमें रख देना है, और अभिलंबिक त्वरण का क्या रख देना है, वी स्क्वायर अपॉन रो रख देना है। अब इससे थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आपके लिए निकाली थी, और मैंने कहा था कि इसका भी यूज आपके आने वाला है। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर क्या आया था आपके v डी वी अपॉन डी एस की जगह वी स्क्वायर अपॉन रो हम यहाँ पर रख सकते हैं, यानी v डी वी अपॉन डी एस वहाँ पर दे रखा है, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, वी स्क्वायर अपॉन रो हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि v डी वी अपॉन डी एस की जगह हम वी स्क्वायर अपॉन रो रख देते हैं, और यहाँ पर आपको साइड में लिख देना है कि समीकरण नंबर 2 से यानी बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आपकी स्टेप आ चुकी है। अब दोनों ही आपके क्या चुके हैं, सेम हो चुके हैं, तो हम इसे 2 वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ पर ये 2 इसके रूट में यहाँ पर आपके रहता है, इसको हम अलग कर लेते हैं, तो ये √2 हो जाता है। और यहाँ पर जो आपके देखेंगे, जो आपके ये वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर को हम रूट के बाहर ले आते हैं। जैसे ये रूट के बाहर जाएगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और क्या आ जाता है आपके वी स्क्वायर अपॉन रो यहाँ पर आ जाता है। अब हम बाकी की इक्वेशन का भी यहाँ पर यूज़ करने वाले, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें v की वैल्यू चाहिए। तो v की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर जो a वाला प्रूफ करा था हमारा क्वेश्चन, उसे हमने इक्वेशन में 4 दी थी। तो हम यहाँ पर जो v की वैल्यू अभी निकल के आई है u e की पावर साई, उसको वहाँ पर हम रख देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे,
तो यहाँ पर हम रख देते हैं यू ई की पावर साई और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर आ जाता है, जो कि हमने यहाँ पर समीकरण में 4 रख दिए। अब यहाँ पर रो की वैल्यू, तो रो की वैल्यू हमने शुरुआत में ही हमने वहाँ पर रखी थी। आप देखिएगा कि जब शुरुआत में हमारे यहाँ पर जो रो की वैल्यू आई थी, जब इसका हमने यहाँ पर अवकलन करा था साई के सापेक्ष यानी डिफरेंशियल करा था वाई के अगेंस्ट साई के अगेंस्ट, तो हमारे यहाँ पर क्या आया था, रो इक्वल में सी सेक स्क्वायर साई आया था। तो हमारे यहाँ पर इक्वेशन में फर्स्ट अब वहाँ पर हमें रख देनी है, यानी रो की वैल्यू को हमें वहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, सी सेक स्क्वायर साइन यहाँ पर आपके आ चुका है। उसके बाद हमें इसे आगे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। क्या करेंगे हम यहाँ पर जो √2/c इसे हम यहाँ पर एक साथ लिख देते हैं। फिर यहाँ पर ये u का होल स्क्वायर, तो ये u का स्क्वायर बन जाएगा ई की पावर साई का। आप जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बना देगा, ई की पावर 2 साई यहाँ पर आपके आ जाता है। और 1 में आप देखेंगे 1 सेक स्क्वायर साई क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर साई हो जाता है, क्योंकि जो सेक और जो आपके कोस है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ पर आपके 1/सेक क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर आपके कोस यहाँ पर आपके हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन ही वो निकल के आ चुकी है। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि आपको जो एक्सेलेरेशन है यानी त्वरण है ये निकाल के बताना था, जो कि आपने प्रूफ यहाँ पर कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा आ चुका है, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से हमारे यहाँ हैंड्स प्रूफ हो चुका है, यानी इतनी सिद्धम हो चुके हैं। तो इसके जो दोनों ही पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। तो आज के हमने जितने भी आपको 3 क्वेश्चंस करवाए, ये तीनों ही क्वेश्चंस आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हो, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके लगातार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बने रहते हैं। इसलिए जो आज की क्लास थी वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप इसकी एक बार जितने भी आज हमने आपको क्वेश्चंस कराए और इससे पहले भी जितने क्वेश्चंस कराए, आप उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपकी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप उन्हें भी सॉल्व करते जाइएगा प्रैक्टिस के लिए, तो जिससे आप एक अच्छा स्कोर अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कर पाएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हर स्टूडेंट्स को जरूर बताना है, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाने वाले। तो आप नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा, उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।